नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में उसका आदेश सबसे ऊपर होता है। यूपी के 9 करोड़ 38 लाख वोटरों ने पंचायत चुनाव में मतदान किया था। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। नतीजे अब करीब करीब आ चुके हैं। एबीपी गंगा पर इसकी लगातार लाइव कवरेज जारी है। हमने तय किया था कि 75 जिलों की मतगणना की पूरे 75 घंटे तक लाइव कवरेज करेंगे। पहले के अनुभव के आधार पर चुनाव विशेषज्ञों का अनुमान था कि 72 घंटे में काउंटिंग पूरी हो जाएगी, इसलिए हमने 75 घंटे तय किए थे। लेकिन अनुमान से ज्यादा समय लगा, इसलिए हमने अपनी अभूतपूर्व कवरेज की सीमा को भी समय के दायरे से आजाद कर दिया। हमने एक एक सीट का नतीजा घोषित होने तक इसे जारी रखने का फैसला किया है। आपने इस अभूतपूर्व कवरेज को बेइंतहा प्यार दिया है। मेरे पास आपके संदेशों की बाढ़ है। एबीपी गंगा की पूरी टीम का इससे हौसला बढ़ा है। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और दर्शकों का प्यार ही हमारी पूंजी है, हमारी धाती है। जनता ने अपने फैसले में जिन उम्मीदवारों के माथे पर विजय तिलक लगाया, हम उनकी तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही विजय और पराजय की वजहों का विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 से पहले जिला पंचायत का यह चुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं है। आज मेरी बातें कुछ लोगों को चुभ सकती हैं, लेकिन आत्ममंथन के लिए जरूरी है कि उन्हें उनकी खासियत और कमियां दोनों बताई जाए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। मतदाता ही लोकतंत्र की ताकत है। वोट की अहमियत किसी वोटर के सामाजिक ओहदे से तय नहीं होती। संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है, इसलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। वो हर उम्मीदवार की किस्मत में अपने अधिकार की स्याही से हार और जीत लिखती है। फैसले के बाद हर दल की और हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो इस आदेश को सर माथे पर रखे। जो विजयी हो वे विनम्र बने और जिम्मेदारी पर खरा उतरे, और जो प्रत्याशी हारे हैं वो इस बात पर सोचें कि आखिर मतदाताओं का भरोसा जीतने में वो नाकाम क्यों रहे। गांव-गांव, शहर-शहर से आया जनता का फैसला। नौ करोड़ 38 लाख मतदाताओं का आदेश। जमीन की जंग में सबसे जबरदस्त मुकाबला। इक्कीस का जनादेश, 22 के लिए संदेश। तो 2022 के महाभारत का सेमीफाइनल। साल 2022 में होने वाले प्रदेश की तस्वीर साफ करते हैं। 40% सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। बीजेपी को यह सोचना होगा कि आखिर संदेश कहां तक नहीं पहुंच पाया। नतीजे का सबक क्या है? तो जिला पंचायत की मतगणना के अंतिम रुझान और नतीजे क्या हैं? जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कुछ ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या वो स्थिति बन रही है जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने वो तस्वीर है, वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 580 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 580 वार्ड पर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत के, जिसे जिला परिषद या जिला पंचायत हम कहें,
782 यानी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। और इसके अलावा बीएसपी की अगर बात करें तो 361 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और 61 पर कांग्रेस और 1266 पर अन्य ने जीत दर्ज की है। यह इस बार का आंकड़ा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जिला परिषद के चुनाव ये पहली बार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के, इससे पहले भी हुए। अगर ठीक पीछे 5 साल पहले जाएं तो समाजवादी पार्टी तब भी ये चुनाव जीती थी, जबरदस्त तरीके से चुनाव जीती थी और आज भी ये सपा ये चुनाव जीतती हुई दिख रही है। लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव जब हुए तो नतीजे कुछ और थे। इस बार क्या कुछ हो सकता है, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह जानना बड़ा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। बीजेपी ने 580 वार्डों पर जीत तो दर्ज की, सपा सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन कहां पर क्या रहा। सबसे पहले अवध की बात कर लेते हैं। अवध की अगर बात करें, अवध यानी जिसमें लखनऊ का और ये पूरा सेंट्रल यूपी का जो इलाका आता है जिसमें 21 जिले आते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। 929 सीटें, 21 जिले आते हैं अवध का जो क्षेत्र है उसमें, और 929 सीटें हैं, 929 वार्ड हैं जिला पंचायत के। उसकी अगर स्थिति देखें, 166 पर भारतीय जनता पार्टी, 286 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी आप बता दें कि 89 पर, और 15 सीटों पर कांग्रेस और 373 पर अन्य जीते हैं। तो ये वो स्थिति है, यानी समाजवादी पार्टी 286 अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर दिख रही है अवध के इलाके में। तो अवध में लखनऊ भी आता है जहां पर अगर इंडिविजुअली बात करें बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तो ये स्थिति है, यानी सपा ने अवध क्षेत्र में जबरदस्त बढ़त बनाई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आगे, और पूर्वांचल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल की अगर बात करें, 21 जिले आते हैं पूर्वांचल में और 1065 सीटें, बीजेपी को 165, जबकि सपा ने यहां भी बढ़त बनाई, 253 सीटें यहां पर दी, बीएसपी 100, कांग्रेस 27 और अन्य 520। अन्य का आंकड़ा भी बढ़ा है, लेकिन दलीय आधार पर देखा जाए तो सपा सबसे बड़ी पार्टी पूर्वांचल की भी। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, 26 जिले जिसमें आते हैं, 908 सीटें। पश्चिमी यूपी यानी जिसे हम कहा जाए कि किसानों का इलाका, किसान आंदोलन का क्या असर रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस इलाके में। 211 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यहां पर दलीय आधार पर देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 210 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 142 पर बीएसपी और कांग्रेस 17 पर, अन्य 328 पर। देखिए, बीएसपी का प्रदर्शन भी बेहद अच्छा कहा जाएगा। 142 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने जीती है। परंपरागत गढ़ है उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले बहुजन समाजवादी पार्टी के। सपा 210 सीटें जीती है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा को कई जगह कमजोर माना जाता था, लेकिन बीजेपी 211 सीटों पर जीती है। यह स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बन रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात बुंदेलखंड की भी करनी जाए। बुंदेलखंड की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या वहां पर स्थिति रही। तो आप देखिए, 7 जिले और सीटों की अगर बात करें, 148 सीटें, बीजेपी को 38 सीटें, सपा को 33 सीटें, बीएसपी को 30 सीटें, कांग्रेस को 2 और अन्य 45 वार्डों पर अन्य जीते हैं। तो ये बुंदेलखंड की तस्वीर है, यानी भारतीय जनता पार्टी 38 पर और समाजवादी पार्टी 33 पर। तो ये हमने आपको क्षेत्र आधार पर स्थिति बताई। आगे बढ़ते हैं और आगे भी इन आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए, आंकड़ों को पढ़ना, आंकड़े जो एक गढ़े गए हैं, ये हमने नहीं गढ़े, ये जनता ने गढ़े। आंकड़े जनता ने गढ़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों को पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है बतौर पत्रकार, और एक रिश्ता भी हमारा आपसे है। आप दर्शक हैं और हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं, तो इन आंकड़ों के पीछे छिपे हुए जो हकीकत है वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए जल्दी से अवध की अगर स्थिति देखिए, अवध में नुकसान क्यों हुआ भारतीय जनता पार्टी को, बागियों ने परेशानी बढ़ाई और सपा को क्यों फायदा हुआ। स्थानीय कार्यकर्ताओं में जोश था, स्थानीय संगठन भी निष्क्रिय दिखा भारतीय जनता पार्टी का। शहरों में कोरोना से निपटने में भी कई तरह के सवाल उठे और कोरोना पर प्रशासनिक नाकामियों को सपा ने भुनाया। पंचायत चुनाव लड़ने का पुराना अनुभव है और अति आत्मविश्वास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। समाजवादी पार्टी की बात करें, कोऑपरेटिव और पंचायत चुनाव, ये दोनों मजबूती रही है सपाइयों की। बीएसपी की बात करें तो संगठन निष्क्रिय था। कांग्रेस की बात करें तो स्थानीय नेताओं में कम सक्रियता थी।
संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय था। सिर्फ ट्विटर पर यह संगठन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी पार्टी का हाल उत्तर प्रदेश में यह है। तो ये स्थिति बन रही कांग्रेस की, जो हमने आपको दिखाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड की स्थिति भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए, पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में झटका क्यों लगा? कद्दावर नेता बागियों को मनाने में नाकाम रहे। पूर्वांचल में प्रयागराज जैसी जगह पर 19 सीटों पर बागी जीते भारतीय जनता पार्टी, तो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से फायदा सपा की अगर बात करें, भाजपा के फूट को बुझाने में कामयाब समाजवादी पार्टी यहां पर रही। आगे बढ़े, बुंदेलखंड की बात करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। और अवध की बात करने के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। विवेक, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो अवध का प्रदर्शन बीजेपी के लिए निराशापूर्ण रहा। सपा ने बढ़त बनाई, क्या कहना आपको? कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे, हालांकि इतना जरूर है इन चुनावों में जो स्थानीय बातें वो ज्यादा तवज्जो उनको दी जाती है, क्या कहना आपका विवेक? जी, स्थानीय मुद्दे तो इन चुनावों में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते, लेकिन जो कोरोना काल के दौरान जो स्थितियां पेश आई, यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से अस्पताल और दवा के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग भटकते रहे, उसका काफ़ी असर पड़ा। और इस असर को समाजवादी पार्टी के पक्ष में कैश कराया गया। समाजवादी पार्टी को एक तरह से ये समझ लीजिए लोगों ने विकल्प के तौर पर वोट दिया है, क्योंकि भाजपा से नाराज़गी थी। भाजपा से नाराज़गी आज की नहीं थी, भाजपा से नाराज़गी शुरुआत की थी। एक समय था 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया था और पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से न सिर्फ बल्कि ओवर बहुमत था यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हरा कर जो सत्ता हासिल की थी। तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अब अगले 10 साल तक हाशिए पर रहेगी। लेकिन पंचायत चुनाव ने जो स्थितियां पेश की, जो तस्वीर पेश की है, उसने समाजवादी पार्टी को फिर से लड़ाई में ला दिया है। और स्थितियां ये हो गई हैं कि अगला 2022 का चुनाव जो है वो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। स्थितियां ऐसी थी कि सपा के लोग जो ज़मीनी स्तर से जुड़े लोग थे उनको सराहा गया, उनके साथ रहे, बड़े नेता साथ रहे, उनसे बात की, मुलाकात की। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए जो अवध क्षेत्र है, बीजेपी को यहाँ पर एरोगेंट पार्टी माना जाता है। यहाँ के जो नेता हैं वो जनता से नीचे संवाद नहीं करते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं। जनता की छोड़िए, जो अपने लोग हैं, जो भाजपा के अपने लोग हैं, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय स्तर के जो नेता हैं, जिलों के नेता हैं, उनसे ही मुलाकात नहीं होती। इसका बहुत असर रहा। आपने शुरुआती दौर में देखा होगा रोहित जी की तमाम ऐसे विधायक और मंत्रियों तक ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री से शिकायत की कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जनता उनको दौड़ा रही है, भगा रही है, उनके पास आती नहीं है। तो ये स्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी, बिल्कुल जो लोगों के निचले स्तर पर काम नहीं हुए, उससे नाराजगी शुरू से ही बिल्कुल पैदा थी। नाराजगी का लेकिन भी अब कहीं ना जो कहीं स्थितियां आई हैं वो कोरोना को लेकर आक्रोश लोगों का सड़क पे आ गया। बिल्कुल, तो ये रिफ्लेक्शन भी दिखी। पूर्वांचल की हमने बात की और पूर्वांचल की बात करने के लिए नीतीश हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, पूर्वांचल की जो स्थिति रही, बनारस की बात करें, प्रयागराज की बात करें, बागियों ने भी खासा परेशान किया भारतीय जनता पार्टी को। पूरे पूर्वांचल की बात करें और सपा का जो स्थानीय संगठन था, क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा, क्या यही स्थिति थी? सपा का स्थानीय संगठन यानी जो जिला अध्यक्ष और तमाम लोग थे वो खासे सक्रिय थे और बीजेपी के बड़े नेता थे जो कि रोड शोज या ट्विटर या फेसबुक इन तमाम जगहों पर ज्यादा दिखते थे, जमीन पर कम दिखते थे। क्या ऐसी स्थिति भी इन नतीजों पर असर डालती दिखी? क्या कहना आपका? संपादक जी, पूरी तरह से समर्थन करता हूं आपकी बातों का कि जो बीजेपी के नेता हैं वो सोशल मीडिया वाले नेता बनकर रह गए थे। ये सिर्फ फेसबुक ट्विटर के जरिए सोच रहे थे कि पंचायत का चुनाव बड़े स्तर पर निकाल ले जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर इसमें दिख रहा था और यही ओवर कॉन्फिडेंस एक बड़ी वजह बना है इतनी कम सीटों के आने की। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से रूट कहे कि जड़ में जाके काम कर रही थी और पुराना अनुभव, पुराना गणित जो है वो कहीं ना कहीं लागू करके इस पर काम किया गया है। और बीजेपी की दूसरी बात अगर है तो जो खेमेबाजी है, जिस तरह से अपने बागियों को आप मनाने में नाकाम रहे, आपके बागी चुनाव जीतते हैं, बड़ी संख्या में चुनाव जीतते हैं, क्या आप उन्हें जगह नहीं दे सकते थे? ये सारी बातें मिलकर पूरे नतीजे को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हुई नजर आई। संपादक जी, आपको बताएं कि जिस तरह से जो बागी हैं वो लगातार बीजेपी के अपने कहे कि समर्थन से लड़ना चाहते थे, तो उनका एक असर
जो मैसेज गया वो अलग दिखा। जो पार्टी के जो नेता हैं वो सोशल मीडिया वाले नेता बन के रह गए, घरों से नहीं बिल्कुल। निकले। इस पूरे कोरोना काल तो में नीतीश, बीजेपी का एक नेता ये स्थिति जनता के रही, बीच ये में स्थिति दिखाई रही। नहीं जल्दी दिया से और नीतीश, उसका बड़ा मैं आपको रोकूंगा। अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सपा और बीएसपी की अगर बात करें तो क्या स्थिति रही, ये भी आपको ग्राफिक के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। किसान आंदोलन के बाद बनी हुई जो परिस्थितियां थी उससे भी पार पाना था, ये एक बड़ी चुनौती थी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आरएलडी के साथ तालमेल करके सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आरएलडी के लिए भी सेफ पैसेज दिया और अपने लिए भी जगह बनाने की कोशिश की। और साथ ही साथ बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी का आंकड़ा हमने आपको दिखाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बीएसपी की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 142 सीटें बीएसपी ने जीती, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। यानी बीएसपी ने भी कहीं ना कहीं वापसी की है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले बीएसपी का परंपरागत गढ़ थे, जो गढ़ 17 और 14 में हिल गए थे। नितिन का रुख करेंगे। नितिन, देखिए रोहित जी, मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहूँगा। किसी बड़े राजनेता ने कभी आम चर्चा में कहा कि बेईमानी से चुनाव जीते जाते रहे हैं लेकिन अहंकार से नहीं। ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी का ही था कि जो जनता से पूरी तरह से लोग, जो तमाम नेता थे वो कट गए थे, अपने कार्यकर्ताओं से कट गए थे। टिकटें उन्होंने जो रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो बूथ हैं, जो सेक्टर प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनको ना देकर जो आयातित कैंडिडेट हैं उनको दी। तमाम टिकटों को बेचने की भी आरोप लगे, बहुत गंभीर आरोप लगे। फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने लिखा। तो कुल मिला के एक चीज़ ये रही। दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन है उसने बहुत बड़ा डेंट किया है। 2-2, 3-3 हज़ार की तमाम जनसभाएं लोगों की राकेश टिकैत करते रहे, या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बाजना आए, टप्पल आए, जैन चौधरी, आरएलडी ने तमाम रैलियां की हैं। और इस पूरे इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ समाजवादी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको ये सफलता मिली है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरी तरह से कहा जाए मृत प्राय नज़र आ रही थी आरएलडी, वो एक बार फिर से ऑक्सीजन लेती हुई नज़र आ रही है। और 2022 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो कहा जाए, जो जाट और जो मुस्लिम वोट था, जो करीब 50% कई सारी सीटों पर बैठता है, वो पूरी तरह से जो फॉर्मूला चेंज हो गया था वो एक बार फिर से नजर आ रहा है। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला के कहा जाए ये 21 का ये जनादेश है 2022 की बड़ी तस्वीर को साफ करता है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इससे नजर आ रही हैं कि किस तरीके से लगातार कोरोना काल में लोगों ने अपने आप को खोया है। 9 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया। जी बिल्कुल, तो ये परिस्थितियां थी। तो आरएलडी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिली, लेकिन बीकेयू के कई लोग मुंह की उनको खानी पड़ी कई जगह पर, कई सीटों पर। लेकिन आरएलडी के लिए ये एक बड़ी ऑक्सीजन इस चुनाव में जरूर मिली है, ये जरूर हम कहेंगे। और अब हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। नवीन जी, आपका स्वागत है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं नवीन जी आपके पास आऊंगा। नवीन श्रीवास्तव साहब, क्या कहना है आपका? जो आंकड़ा, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? रोहित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस प्रकार के चुनाव में आई थी और हमने काफी सीटों पर विजय प्राप्त की है। और जैसा अभी आपके जो विभिन्न स्थानों से जो आपके एंकर हैं वो जो खबरें दे रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनको किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया, वह बागी बन के लड़े थे, वह भी जीते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सेटबैक नहीं है। हालांकि चुनाव परिणामों की हम सदैव समीक्षा करते हैं, मंथन करते हैं, चाहे हम चुनाव जीतें चाहे हारें। लेकिन कुछ चीजें मैं रोहित जी स्पष्ट करना चाहूंगा जी। लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा यह बात कही जा रही है कि बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, कहाँ इनकी जीत हो गई। तो मैं इनको थोड़ा बताना चाहूंगा कि कुछ बोलने के पहले अगर एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है तो कुछ आंकड़े देख लिया करिए। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। ठीक है, काशी में, प्रयाग में हम संख्या में पीछे है, लेकिन हमारे बागियों की संख्या अगर जोड़ दीजिएगा तो हम वहां आगे हैं। दूसरी, रोहित जी, बार बार चर्चा हुई किसान आंदोलन के इस चुनाव के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, जो इस किसान आंदोलन और जाटलैंड कहे जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से अधिक सीटें जीती हैं। लेकिन ठीक है, चुनाव के परिणाम आए हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे। जो भी हमसे कमियां हुई हैं
कहां से दिक्कतें हुई हैं उसका हम करेंगे। लेकिन दो चीजें और मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा और अपने मित्र अनुराग भदौरिया से भी पूछना चाहूंगा। 2016 में 15 में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे तो अपने बाहुबल, अपनी गुंडागर्दी और अपनी प्रशासनिक ताकत के दम पर समाजवादी पार्टी ने एक तरफा विजय प्राप्त की थी। क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या आपके पास कोई इस प्रकार का आंकड़ा है कि 2015 में उनके कितने जिला पंचायत सदस्य जीते थे? अगर वो आंकड़े अगर सामने आ जाए तो यह हकीकत सामने आ जाएगी कि समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में जीत हुई है या हार हुई है। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2020 में जब उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि यह 2022 का सेमीफाइनल है। लेकिन जब परिणाम 7 में से सिर्फ 1 सीट का आया तो सेमीफाइनल तो दूर, क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल का भी उन्होंने नाम नहीं लिया। चुनाव होते हैं, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, उसके आगे पीछे कुछ न कुछ प्रभाव होते हैं। लेकिन 2015 में एक तरफा जीत के बावजूद 2017 में 230 विधायकों के पूर्ण बहुमत वाली समाजवादी पार्टी, जो अपने विकास के नाम पर, अपने तथाकथित विकास पुरुष के नाम पर थी, उसको 2017 में 25 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाले श्रीमान राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा और 230 से वो 47 सीट पर आ गए। इसलिए यह कहना कि ये ठीक है नवीन जी, मैं अब आपको रोकूंगा। ठीक है नवीन जी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल निश्चित तौर पर 22 की तस्वीर है क्या है, क्योंकि हमने पहला भी जिक्र किया कि इससे पिछले चुनाव को अगर देखें तो तब भी सपा ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी इन चुनावों में। लेकिन इतना जरूर हम इसको डिकोड करने की कोशिश जरूर करेंगे इस चर्चा से और आंकड़ों से। अनुराग भदौरिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो आंकड़ा आया है सपा सबसे बड़ी पार्टी 782 सीटों के साथ। अनुराग भदौरिया। देखिए, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, नहीं बोला, मुझे लगता है कि वो भी इस बात का सम्मान करते हुए मेरे बीच में नहीं। देखिए, अभी आपके ही एक पत्रकार साथी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे ही रहती है। ये मैंने नहीं बोला, आपके पत्रकार साथी ने बोला, और ट्विटर सोशल मीडिया पे है और कहीं है भी नहीं। दूसरी बात, आज क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत का बाहुबल और कहते हैं जिसको प्रशासन का बल और मुख्यमंत्री के ऑफिस का बल और अल दल बल नल सब इन्होंने इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये समाजवादी पार्टी से 200 सीट पीछे चले गए। सोचिए आप, इतनी ताकत का इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये भारतीय जनता पार्टी है। हम जीत के भी कोई खुश नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम यहाँ लोगों की सांसें खो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, कोरोना काल से मेरे साथियों की, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, उनकी मौत हो गई। जहां तक कि हमने, बिल्कुल सच है ये कि काशी में हमने भारतीय जनता पार्टी की नाक लगड़ दी है समाजवादियों ने। ये बिल्कुल सच है कि गोरखपुर में भी नाक लगड़ दी, 1 सीट से मात्र आगे हैं। बिल्कुल सच है कि हमने अयोध्या में भी इनको नाक लगड़ दिया है। ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में भी इनकी नाक लगड़ दी गई। ये भी सच है चित्रकूट में भी इनकी नाक लगड़ दी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी गई है। और धूल चटाने के बाद भी अगर कोई पार्टी ये कहे 16 में जाओ, 17 में जाओ, 18 में जाओ, पता नहीं कहाँ जाओ, मुझे लगता है अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए आत्मचिंतन की जरूरत है। आत्मचिंतन। अनुराग जी, आप उसमें अनुराग आपको रोकूं। अनुराग, आपकी बात पे जवाब ले लिया जाए। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई और मैं दोबारा से कहूंगा, मुझे जीत की कोई खुशी नहीं है। जीत आपको मुबारक, मेरा झूठ जो भी है मुझे मुबारक हो, लेकिन लोगों की सांसें रोक लीजिए। लोग सांसें रुक रही हैं। यहाँ कोरोना काल से लोगों को आज भी ऑक्सीजन और बेड की कमी है। लोग सांसों में सांस नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हालत ये हो गई है कि एक माँ को सांस देने के लिए बेटियां मुंह में मुंह डाल के सांस देती हैं। हालत उत्तर प्रदेश की हो गई है कि पीपल के पेड़ के नीचे जाके लोगों को बैठना पड़ता है। हालत उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि शमशान घाट पे लाइन लगानी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों से कलाबाजी छोड़ के हमारे लोगों की जान बचाइए, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये किसी पार्टी दल के लोग नहीं है। कोरोना पूरी तेजी से फैला हुआ है। मुझे पता है आप शासन प्रशासन का यूज करके अपने यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और यहाँ पे आप अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे, क्योंकि आप पहले डिबेट में बोल चुके हैं दोपहर में कि हम अध्यक्ष बनाएंगे, तब देख लेना। बिल्कुल आप बनाइए, अध्यक्ष पैसे से खरीदिए, धमकाइए, बनाइए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की जान बचाइए। उत्तर प्रदेश के लोगों की जानें रुक रही हैं। अनुराग भदौरिया, अब मैं आपको रोकूंगा। अनुराग, सुन लेते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी ने आपको बड़े धीरज से सुना है, अब इनका जवाब भी हम सुन लेते हैं। नवीन जी, क्या कहना है आपका? आपके परम मित्र अनुराग भदौरिया ने जिस तरह से, हालांकि आज वो खुश भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी को अलग तरह से उसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि आंकड़े हम स्वीकार करते हैं, लेकिन चिंता जाहिर वो कर रहे हैं। क्या कहना आपका? अनुराग जी ने 2 बातें कही, दोनों का मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तो इन्होंने कहा कि छल बल कल दल बाहुबल सरकार का लाभ लेके आपने सीटें जीती हैं और आगे भी जीतेंगे। तो एक कहावत हमारे यहाँ के सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आती है।
जो जैसा किया रहता है उसको हर तरह दुनिया वैसे ही नजर आती है। समाजवादी पार्टी की यह परंपरा रही है, इनके डीएनए में रहा है, ये कोई नई बात नहीं, इसको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो ये ऐसा करते रहेंगे, ये इनको मुबारक हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अनुराग सुन लेते हैं नवीन जी को। एबीपी गंगा पे ही बोला ना, इनके अधिकारी मारने की, बताओ महिला को मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी ये हाल है, महिला को मारने की धमकी दे रहे हो, सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हो, जीते हुए सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इतनी मौतें हो रही हैं। सरकार देखिए, सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, चाहे दुनिया में किसी विकसित राष्ट्र की सरकार हो, प्राकृतिक आपदा का 100% पूर्वानुमान कोई सरकार नहीं लगा सकती है। हमने जो भी संभव प्रयास है, हम वो प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन रोहित जी, आप भी जानते हैं और आपके सारे दर्शक जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन। लेकिन दुर्भाग्य है कि सहयोग करने के बजाय देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना वैक्सीन के विषय में क्या कहा, इस वैक्सीन को मत लगवाइए, इसका ट्रायल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है। इनके नेता तो एक कदम और एक आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगवाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं। तो क्या आप विपक्ष की भूमिका इसी तरह से जनता को गुमराह करके कर रहे हैं? आप सकारात्मक सहयोग करिए, रचनात्मक सहयोग करिए। हम आपकी सबकी मिलकर संयुक्त लड़ाई है, इसमें लड़ाई में सबको मिलकर रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ, उसमें आप लोगों ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। मुझको नहीं लगता है कि जनता आपको कभी इस बात के लिए माफ करेगी। ठीक है अनुराग भदौरिया, पहले तो ये हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी सेहत की चिंता देखिए नवीन जी को भी है। आप ये बताइए, आपने टीका लगवाया या नहीं लगवाया? देखिए, मैंने आपको बता दिया है, वैज्ञानिकों का टीका है, बिल्कुल लगाएंगे, उसमें नहीं लगाने की क्या बात है। नहीं, आपने लगवा लिया या नहीं लगाया अनुराग भाई, ये लगवा बताइए। लेंगे ना, अरे लगवा लेंगे टीका, बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। शुरू होगा लगवा लेंगे। लेकिन मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, भारतीय जनता नौजवान है, अभी इनकी बहुत जिंदगी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हर चीज में एक्सक्यूज खोजता है। देखिए, ये मानते हैं कि हमारे कहने से उत्तर प्रदेश की किसी लोगों ने टीका नहीं लगाया, इनका बोलना है, इनका मानना है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में इनको जनता ने हरा दिया, बुरी तरह हरा दिया। तो ये मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। उन्होंने बोला था भ्रष्टाचार की वैक्सीन, भ्रष्टाचार की वैक्सीन, भ्रष्टाचार की, सुन लीजिए, अभी आपके बीच में बोला, मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। अब आपके बीच में हमारे नेता से क्या मिलेगा आपको? हमारे नेता में क्या मिलेगा? हमारे नेता से क्या मिलेगा? मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अच्छा, आप बोलो फिर मैं बोलूंगा। हमारे एक नेता ने नपुंसक होने की बात नौजवानों को गुमराह करने का काम किया, इसको स्वीकार कर लीजिए। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन है, इसको तो नहीं छिपेगा। रोहित जी के पास भी इस बात के सबूत होंगे, सारी रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब मैं बोलूं, आपके एमएलसी ने क्या कहा, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, लोग मर रहे हैं, कमीशन में स्वीकार कर लीजिए। देखिए अनुराग जी, स्वीकार कर सुधार करने में वाहवाही होती है। आप स्वीकार करिए कि गलती की। डिबेट अगर करवाओ तो 1-to-1 करा लो। आप तो मुझे बोल लेने दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन। जिस तरह से शामली में महिलाएं वैक्सीन लगाने की, आपने कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। सोचिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं है। मुझे लगता है आज पंचायत चुनावों के नतीजों पर जरूर आए। नहीं, सुन तो लीजिए, नहीं इनकी बात कर दो। इनके पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं है और अपनी गलती को ये स्वीकार नहीं करेंगे कभी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गलती को स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के चरित्र में नहीं है, दूसरे का भ्रष्टाचार है। जिस तरह से यहाँ पे साइकिल पे लेकर खुलेआम घूम रहे थे, उसका एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जिस तरह से आपने यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, जिस तरह आपने यहाँ बेड की व्यवस्था नहीं की, जिस तरह आपने यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं की। अगर आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, जिस तरह से आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिला रहे थे, आप वहाँ पे मैगजीन में उनकी तारीफें छपवा रहे थे। अगर इतना ही मेहनत आपने यहाँ पे बेड की व्यवस्था करने में कर ली थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था में कर ली थी, तो आज ऑक्सीजन से बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प के नहीं मरते। यहाँ पे लोग तड़प के मर गए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के रोक के काम नहीं किया। उसका रिजल्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने। ठीक है अनुराग भदौरिया, अनुराग मैं आपको रोकूंगा, अनुराग मैं आपको रोकूंगा और नवीन श्रीवास्तव जी आपको भी रोकूंगा। आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन जल्दी से कुछ और एक विश्लेषण पर नजर डालते हैं और आप दोनों लोगों से इस विश्लेषण पर आपकी राय भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों पिछड़ी। जो अगर इन वजहों पर गौर करें तो स्थानीय स्तर पर फूट, जो संगठन में स्थानीय स्तर पर जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वो ज्यादा थे, यानी एक अनार 100 बीमार की स्थिति थी।
और इस बीमारी ने नतीजों तक पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी को। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा संगठन की सक्रियता में कमी थी। जो स्थानीय स्तर पर संगठन है, संगठन के जो लोग हैं, वीआईपी कल्चर हावी संगठन में होता हुआ दिखा, जिसकी वजह ये रही। और बड़ी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, सुनील बंसल, वो पश्चिम बंगाल में थे, तो पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्षों पर थी। उनको इस काम को अंजाम देना था। और पंचायत चुनाव का कम अनुभव, देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में सपा को, समाजवादी पार्टी को पंचायत चुनाव लड़ने का पुराना अनुभव है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जितने अच्छे नतीजे, अच्छे या बुरे नतीजे, ये तो आपके सामने है, लेकिन जो नतीजे अभी आए हैं, बीजेपी ऐसे नतीजे पर भी बीजेपी कभी उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच पाई है। और सटीक रणनीति का अभाव, ये भी एक बड़ी वजह रही। और कोरोना संकट के दौरान प्रबंधन से असंतोष, ये तमाम वजह रही। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाजपा ने संगठन को मजबूती देने के लिए पूरे यूपी में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। पश्चिमी क्षेत्र ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के लिए अलग अलग क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी हमेशा से बनाते रही है। पश्चिमी क्षेत्र में मोहित बेनीवाल, ब्रज में रजनीकांत माहेश्वरी, कानपुर में मानवेंद्र सिंह, अवध में शेष नारायण मिश्रा, काशी के लिए महेश श्रीवास्तव और गोरखपुर के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सैंथवार को क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली हुई है। टिकट बांटने से लेकर चुनाव लड़वाने तक में इनकी भूमिका बेहद अहम थी। इन्हें और पार्टी के जिला अध्यक्षों को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर आला नेतृत्व को असमंजस में रखा गया। उम्मीदवारों के चयन पर ये तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष सवालों के घेरे में है। दरअसल सफलता तमाम कमियों को ढक लेती है, वहीं नाकामी से उजागर कर देती है। स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई वाली प्रदेश भाजपा का इस वक्त यही हाल है। कहा जा रहा है कि कई नेताओं ने अपने संबंधियों के लिए टिकट मांगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा के नेताओं ने डमी कैंडिडेट तक उतरवा दिए। कई विधायकों के साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी इसको लेकर गिनाए जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि भाजपा के सामने बागियों ने आफत खड़ी कर दी। जीते हुए निर्दलीय उम्मीदवारों में भाजपा के बागियों की बड़ी तादाद है, जो इस बात की तस्दीक को काफी है। जाहिर है पार्टी आला कमान की उम्मीदों पर इन कमियों की वजह से पानी फिरा। इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है, यह भी बड़ी बात है। माना भी जा रहा है कि लेकिन नतीजों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को कम जरूर किया है। और ये जो टीम है, इस टीम के जो तमाम फैसले हैं, वो फैसले भी सवालों के घेरे में है कि इस टीम ने किस तरह के फैसले लिए और ये फैसले, इस टीम के जो तमाम फैसले थे, ये फैसले किस तरीके से कारगर साबित हुए या कारगर साबित नहीं हुए। नतीजे आपके सामने। नवीन श्रीवास्तव साहब हमारे साथ लगातार जुड़े। नवीन जी, क्या कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, वो नुकसान की जो तमाम वजह हम गिना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक और स्थानीय स्तर पर चूक हुई है? देखिए रोहित जी, आपने बहुत सारी बातें कह दी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी इस प्रकार के, तो परिणाम जो भी आए हैं, अगर पहले हम लड़े होते तब उससे तुलना करने में ये होता कि हम ज्यादा जीते या कम जीते। लेकिन तब भी मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। हम जीते या हारे उसकी हम पूरी समीक्षा करते हैं, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे कमियां हुई, कहाँ हम और बेहतर कर सकते थे। तो निश्चित रूप से हमारा संगठन इस पर तैयारी करेगा। आगे हम जो हमसे कहीं गलतियां हुई हैं या कहीं कमियां हुई हैं, उसको हम ठीक करेंगे। और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फिर से दोबारा सत्ता में भारी बहुमत के साथ आएगी। लेकिन एक चीज का मैं अनुरोध करूंगा, उस समय हमारे ये जो मित्र लोग हैं, जो कभी हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कभी वो करते, ये ना करें। और मैं एक और अनुरोध रोहित भाई करूंगा, जब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के परिणाम आएंगे तो उस समय भी अगर आपकी कृपा होगी, मैं बैठूंगा आपके साथ, तो उस समय ये आंकड़े जरूर हो जाएं कि कितने ब्लॉक प्रमुख उनके 2015 में और जिला पंचायत सदस्य उनके थे। बिल्कुल नवीन जी, और मैं बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने पूरी बात रखी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत संतुलित तरीके से और व्यवहारिक तरीके से आपने अपनी पार्टी का इस मुश्किल दौर में भी इस मुश्किल दौर में भी पक्ष आपने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। सपा की इस जीत के पीछे की वजह क्या है,
ये जानना भी जरूरी है। आगे क्यों सपा निकली? भाजपा की फूट को भी सपा ने भुनाया, ऐसे ही राजनीति कहते हैं। स्थानीय स्तर पर मजबूत समन्वय सपा के जो जिला अध्यक्ष है, उन जिला अध्यक्षों ने जिला इकाई को पूरी आजादी के साथ उन्होंने इस चुनाव को लड़ा। जिला अध्यक्षों ने पूरी ताकत अपनी लड़ाई, और जिला अध्यक्ष लखनऊ में रिपोर्ट करते थे पार्टी कार्यालय में कि हम इसको टिकट दे रहे हैं और ये इस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। और पंचायत चुनाव का पुराना अनुभव समाजवादी पार्टी के पास काम आया, वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। और संगठन में युवाओं की ज्यादा सक्रियता, संगठन में सक्रियता, सपा की जो सक्रियता संगठन में दिखी, वो ट्विटर फेसबुक के बाहर भी दिखी, सड़कों पर भी युवा दिखे इनके साथ, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा होता हुआ दिखा। बीएसपी की बात भी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीएसपी की स्थिति देखिए, निष्क्रिय संगठन, यही वजह है कि तीसरे नंबर पर बीएसपी पहुंचे इस चुनाव में। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ थोड़ा सा बीएसपी ने अपना जो जनाधार था उसको कायम रखने की कोशिश की है। संगठन का केंद्रीयकरण, यह साफ जाहिर है, यानी जो कुछ करेंगी मायावती करेंगी। तो पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव के सदस्य का चुनाव लड़वाना था, अगर वो भी बहन जी खुद लड़वाएंगी तो जाहिर सी बात है नतीजे क्या होंगे। जिला इकाइयों को पूरी आजादी नहीं थी, ये भी एक बड़ी वजह रही। और जोनल कोऑर्डिनेटर खड़े नहीं उतरे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी जोनल कोऑर्डिनेटर्स को कि वो जाएं और चुनाव को लड़वाएं, लेकिन वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से नहीं निभा सके। तो ये वजह बीएसपी की रही इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं उन नतीजों को लेकर। तो ये हमने तमाम लोगों की बात बताई। और अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उत्तर प्रदेश में कभी इस पार्टी का जलवा जलाल था, लेकिन आज की स्थिति कांग्रेस की क्या है आपके सामने है। जमीन पर बेहद कमजोर संगठन। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 61 वार्ड पे ही जीत दर्ज करवा पाई है कांग्रेस। और हवाई रणनीति जिसका कोई फायदा नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी भी साफ तौर पर नजर आई। ये वो तमाम वजह कांग्रेस की दिखी, स्थानीय मुद्दों को उठाने में नाकामी, ये तमाम बातें। और उत्तर प्रदेश की सियासत पर लगातार सीधी निगाह रखने वाले विजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। विजय जी, हम आज वजहों की बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? अगर आप लगातार हमें सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, बीजेपी के लिए जो नतीजे रहे उसकी जो वजह हमने गिनाई, कि आप सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इस चुनाव लड़ने का इनके पास अनुभव नहीं था उतना जितना सपा के पास, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो इस चुनाव में उतरे और वो रोड शोज में व्यस्त रहे, डोर टू डोर काम नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं जमीन छूटी तो नतीजे भी उलट आ गए। क्या कहना आपका? ये तो मैं ये बात तो पक्की नहीं, हजम नहीं होती। वजह कि अगर मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई, तो समाजवादी पार्टी तो 91 में अस्तित्व में आई, तो ये कहना तो ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा, जब आप राजनीति में हैं और चुनावी राजनीति में हैं, विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा डंका बजा के, ढोल बजा के, हंगामा करके ये चुनाव महत्वपूर्ण हुए ही क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण हुए कि बीजेपी ने गांव की सरकार बनाने का संकल्प जताया, और बहुत ही धूमधाम से उन्होंने कहा कि हम पंचायत जीतेंगे, हमारे ज्यादातर गांव में हमारी सरकार होगी। लेकिन जनता ने नकार दिया। जो नुकसान बीजेपी का है वो उम्मीद से काफी ज्यादा है। आंकड़े कल शाम तक जो थे और आज जो है उनमें देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो ये बीजेपी केवल एक छिपने की जगह ढूंढ रही है, और मुझे नहीं लगता कि इससे इनका कुछ भला होने वाला है। जो पार्टी की सच्चाइयां हैं, जो अहंकार है, जो कार्यकर्ताओं की सुनवाई की समस्या है, जो जनता की वेलफेयर की बात है, उन सारे मुद्दों पे बीजेपी को खुद से नए तरीके से सोचना पड़ेगा। आप सत्ता में हैं और 4 साल 1 महीना हो गया है आपको, तो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो कुछ करना धरना है वो आप कर चुके हैं। अब आपको रिजल्ट देने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, नतीजों का वक्त आ गया है। ये बीजेपी की बात की, अभी सपा और बसपा के बारे में भी हम विजय जी की राय जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच मोइन भी हमारे साथ जुड़े। मोइन, प्रयागराज और आसपास के जिलों की बात करें, जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और सपा का रहा, उस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं और निर्दलियों की भूमिका क्या देखते हैं? मोइन।
जी बिल्कुल, प्रयागराज और आसपास के जिलों की हम बात करें तो यहाँ पर निर्दलियों का दबदबा रहा है। तकरीबन 40% सीटों पर निर्दलीय जीत करके सामने आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है, मतलब इस तरीके की कामयाबी पाई है जिसकी उम्मीद शायद उसके नेताओं को भी नहीं रही होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नतीजे हैं बहुत बड़ा झटका है, आईना है, सबक देने वाले हैं। और सबक इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि हम सत्ता पक्ष के हैं, ज्यादातर वोट हमको ही मिलेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि रोज रोज आप चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव की से तुलना जो है वो पंचायत चुनावों की नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने जो रणनीति बनाई सबकी सब फेल हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपसी गुटबाजी खूब दिखाई दी। नेताओं के कोटे से टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण में जो है कार्यकर्ताओं की राय नहीं सुनी गई, कार्यकर्ताओं की पसंद का पूछा नहीं गया और सारे के सारे जो कैंपेन थे वो हवा में थे, डोर टू डोर गए नहीं। आप बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, जो सांसद विधायक हैं वो भी गांव-गांव नहीं गए, वो भी जनता के बीच नहीं गए, सिर्फ बयानबाजी करते रहे, प्रेस नोट जारी करते रहे, बड़े बड़े दावे करते रहे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा है। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और उसके बाद उसने ये रणनीति तय की है, यानी ये कहा जाए कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जो जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, अब उन पर कैसे कब्जा जमाया जाए ताकि प्रदेश और देश में ये संदेश देने की कोशिश की जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष का हो चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, उस पर जीत दर्ज की है। और वहां से मतलब बैकफुट पर आने के बाद अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है मोइन, सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो जिन उन नेताओं तो को ये स्थिति मोइन, ये स्थिति है, ये आपने स्थिति बताई। अनुभव है जी जी मोइन, मैं आपको रोकूंगा और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी एबीपी गंगा पर जारी है बात तो चुभेगी, क्योंकि हमारी बातें आज कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को जरूर चुभ रही होंगी, लेकिन बातें आंकड़ों पर आधारित है, बातें आम जनता की और बातें आप ही के दावों पर आधारित है। अब इसलिए चुभे या अच्छी लगे तो नतीजे आपके सामने है। समाजवादी पार्टी जिला पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो सबसे आगे 782 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। इसके आगे अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी 580 सीट पर, 361 सीट पर बीएसपी, 61 पर कांग्रेस और 1266 पर निर्दलीय या अन्य उसमें कहें। इसमें अपना दल भी है, इसमें आरएलडी भी है, इसमें आम आदमी पार्टी भी है और इसमें राजा भैया की पार्टी भी है, इसमें तमाम जो भैया हैं, बाबू हैं, सबकी पार्टियां हैं ये। लेकिन एक बड़ा चंक है। और अब मैं आपको बता दूं कि अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जब ब्लॉक प्रमुख यानी बीडीसी के जो प्रमुख चुने जाएंगे, जिसे क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, और जिला परिषद के अध्यक्ष चुने जाएंगे, अब सबकी नजर इस पर है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका अपना चैनल एबीपी गंगा आपको एक एक आपके जिले की तस्वीर दिखाएगा कि किस जिले में कैसे चुनाव हो रहा है, कौन जीतेगा ये चुनाव, क्योंकि आंकड़ा आपके सामने है और निर्दलियों का आंकड़ा भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की ये रवायत रही है, जब मैं बड़े खुल के बात कह रहा हूं कि जिसकी भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब जब ये चुनाव होते हैं, अध्यक्ष के चुनाव जब होते हैं, तो प्रशासनिक अमला भी काम में जुट जाता है। और उसके बाद क्या स्थितियां होती हैं, मुझे लगता है कि कई जगह पर, विजय जी से मैं इस पर जवाब लूंगा। विजय जी, कई होटलों के एड्रेस छाने जा रहे होंगे, यूपी के बाहर भी कई होटल के मालिकों से संपर्क किया जा रहा होगा, क्योंकि इस बार तो बड़ी मुश्किल है। कई लोगों के कोविड के टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि ऐसे तो बाहर ले जाया नहीं जा सकता और ऐसे तो हवाई जहाज की टिकटें बुक नहीं होंगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में हमें वो दौर भी देखना है। विजय जी, क्या कहना है कि इस बार भी वो दौर आएगा? विजय जी। बिल्कुल आएगा, लेकिन मुझे ये लगता है रोहित जी कि इस बार के चुनाव जो क्षेत्र प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो बहुत महंगे होने वाले हैं जी। वजह ये है कि खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है और जो प्रत्याशी जीत के आए हैं और जिस तरीके से फ्रेगमेंटेड है सारी स्थितियाँ, जहाँ जिस पार्टी का बहुमत है वहाँ तो थोड़ा आसान है, क्योंकि पैसे तो बहुमत होने के बावजूद अपने भी सदस्यों को देना पड़ता है। इसमें इस चुनाव में जो सबसे खास बात है, इसमें कोई सगा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार से पैसे नहीं लेते हैं,
बाकी तो जिला पंचायत के करीब करीब सभी सदस्य पैसे लेते हैं, और जो नहीं लेता उम्मीदवार कोशिश करता है उसके घर जरूर वो पैसे पहुंचा दे, क्योंकि उसे संदेह रहता है कि सब लोगों ने पैसे लिए हैं और ये नहीं ले रहा है तो वो देगा कि नहीं देगा। वो कितना भी निष्ठावान और ईमानदार हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उसको पैसे दे दें। तो ये खर्चे तो बढ़ने वाले हैं और ये कहीं बाहर ले जाना आसान नहीं है। और अगर अभी लॉकडाउन की स्थितियां बनी रही तो शायद चुनाव अध्यक्ष के थोड़े दिन टल भी सकते हैं। जी बहुत आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, और सदस्यों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। देखिए, चुनाव होते होते भी कितने लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीते लेकिन कोरोना ने उन्हें कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, और इन सारी स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचक भी है। और इसमें अब जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि रूलिंग पार्टी का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़ गया है कि कम से कम 74 में से ज़्यादातर जिलों में हमारा जो बन जाए अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बन जाए, या हमारे ज़्यादातर क्षेत्र पंचायत। जब भाजपा ने अनाउंस किया था पंचायत चुनाव में इन्वॉल्व होने का, तो उन्होंने कहा था कि हम जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुखों पर हमारा फोकस होगा, उन्हीं को हम समर्थन करेंगे। बिल्कुल, तो विजय जी आपने बिल्कुल सही कहा कि महंगाई का दौर चौतरफा है और अभी ये और भी पॉलिटिकल सर्कल में भी ये महंगाई दिखेगी और ये महंगाई क्या रंग लाएगी ये भी देखना जरूरी है। लेकिन आपने ये राजनीति और खास तौर पर हमारे प्रदेश की, क्या लगभग पूरे देश भर की ये हकीकत है, इसको ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन आपने बयां की। मैं जल्दी से, वक्त बहुत कम है, जल्दी से अपने जुझारू संवाददाताओं के पास चलूंगा जो पिछले 3 दिन से दिन रात एक उन्होंने किया सिर्फ आपके लिए, अपने, ताकि आप तक एक सूचनाएं पहुंचे, सही तरीके से सूचनाएं पहुंचे। सबसे पहले विवेक के विजय तिलक से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, और जब अध्यक्षी का चुनाव होगा वो खबर भी आप सबसे पहले अवध क्षेत्र की जनता तक पहुंचाएंगे। विवेक, संक्षेप में, वक्त कम है। जी बिल्कुल रोहित जी, देखिए हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, एबीपी गंगा की टीम ने जिस तरह से काम किया है, उसने सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर को भी पीछे छोड़ दिया है। जिस तरह से ट्विटर पे एक सूचनाएं अपडेट होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन लगातार लोगों ने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को छोड़कर एबीपी गंगा टीवी चैनल को देखा और उसमें जो सूचनाएं आ रही थी, जानकारियां आ रही थी, एक मिनट का, एक पल का अपडेट 24 घंटे बिना रुके बिना थमे जिस तरह से रात भर हम लोगों ने अपडेट दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण था। और ये बिल्कुल विवेक, और बिल्कुल ये आपकी जो रिपोर्टिंग है, शानदार रिपोर्टिंग आपकी, और शानदार रिपोर्टिंग भी दर्शकों ने आपकी देखी, पल पल का आपने अपडेट दिया। मोइन, आपके पास आऊंगा। मोइन, अब जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होगा वो खबर भी सबसे पहले आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पूरे प्रयागराज मंडल की अगर बात करें, पूरे इलाके की। जी बिल्कुल, सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव ही नहीं, बल्कि आज से, अभी से जो सरगर्मियां शुरू होंगी, जो कवायद शुरू होगी, जो सियासी उठापटक शुरू होगी, वो लगातार एबीपी गंगा पर दर्शकों को देखने को मिलती रहेगी। और आपको बता दें, जो दर्शक हैं एबीपी गंगा के, उनको भी बता दें कि सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं, बल्कि हर सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले सूचना एबीपी गंगा के दर्शकों को मिलती रही है। और हमने जो सिलसिला शुरू किया था वो लगातार आगे बिल्कुल ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव मतलब एबीपी गंगा, नीतीश पांडे, इस बात को आप लोगों ने सच कर दिखाया अपनी धारदार रिपोर्टिंग से, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। नीतीश, निश्चित तौर पे संपादक जी, ये वादा है आपसे और ये वादा है एबीपी गंगा के दर्शकों से कि जिस तरह से नतीजों को सटीक तौर पे दिखाते रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे और उसके आगे भी सारी हलचलों से रूबरू कराते रहेंगे। संपादक जी। बिल्कुल नितिन, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर हलचल आगे भी दर्शकों के को इसी तरीके से, यानी वेस्टर्न यूपी में भी आपने ये दिखा दिया कि चुनाव मतलब एबीपी गंगा। नितिन, देखिए बिल्कुल, देखिए संपादक जी, आपके नेतृत्व में जिस तरह से एबीपी गंगा ने जो लकीर खींच दी है, मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल इस लकीर को के बराबर भी पहुंच पाएगा। अब ज़रूरत यह है कि बाकी चैनल भी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता की ऐसे ही आवाज़ बने जो एबीपी गंगा बनी है। और बिल्कुल, तो हर व्यक्ति की आवाज़ सिर माथे पर लिए हुए है। बिल्कुल नितिन, और मैं कहूँगा ये सब आप लोगों की मेहनत है, ये सब का सब, और उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार है। और विजय उपाध्याय जी और इन जैसे जो तमाम हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं,
मैं चाहूंगा उनका जो वक्त वक्त पर जो मार्गदर्शन मिलता है, जो सहयोग मिलता है, विजय जी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम आम जनता की आवाज इसी तरह से बनते रहें और उत्तर प्रदेश में चुनावों से लेकर सूचनाओं की एक नई क्रांति लेकर आए। ये भरोसा, इस भरोसे के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी एबीपी गंगा की पूरी टीम को, चाहे वो पीसीआर है, आउटपुट है, असाइनमेंट है, फील्ड रिपोर्टर है, हमारा इंजस्ट है, या हमारा जो तमाम टेक्निकल स्टाफ है, उन सबको बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कवरेज के लिए देता हूं और दर्शकों को यह भरोसा देता हूं कि आगे भी सूचनाओं की क्रांति जारी रहेगी एबीपी गंगा पर।